बिहार के लोगों को पता ही नहीं है कि उनके अधिकारों की सीमा कहाँ है। दलितों को लगभग 40 सीट मिलना चाहिए, मुसलमानों को लगभग 40 सीट मिलना चाहिए, अति पिछड़ों को लगभग 70 सीट मिलना चाहिए। हम तो जात पात की कहीं बात ही नहीं करते। तो लोग तो जात पात करके वोट ले लेते हैं ना। तो हम तो उसके लिए भी नहीं कह रहे हैं। हम तो कहते हैं कि पूरे समाज को 5 वर्गों में बांट दीजिए। अगड़ा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, मुस्लिम और दलित। भारतीय विदेश सेवा में रहते हुए मैंने 35 साल नौकरी की और उसमें से 25 साल मैं देश से बाहर रहा। 8 अलग अलग देशों में, कहीं 3 साल, कहीं 3.5 साल, कहीं 4 साल मैंने सेवा की। वहां के समाज को देखकर जब बिहार आते हैं तो लगता है यहाँ का समाज लगभग 100 साल पीछे है। कि लोग कहते हैं ऐसा कि बिहार एक लैंडलॉक जगह है, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। तो लैंडलॉक को कैसे अवसर में बदला जाए, इसके पीछे स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? बिहार क्या कोई एक अनूठा लैंडलॉक स्टेट है? नहीं है। स्विट्जरलैंड भी लैंडलॉक्ड है। जो आपने कहा कि आप फॉरेन में रहे हैं, उसका आपको क्या फायदा मिलेगा? फायदा यही है, हमने दुनिया देखी है। हमने देखा है कि लोग यहाँ किस तरह से बेवकूफ बनाते हैं आम जनता को। हमारी लड़ाई किसी दूसरे राजनीतिक दल से नहीं है, हमारी लड़ाई हमारे अपने से है कि हम कितने लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, कितने लोग हमारी बात समझ पाते हैं। जब लोग हमारी बात समझ जाएंगे, बिहार अपने आप बदलने के लिए तैयार हो जाएगा और जनसुराज और जनता की सरकार आ जाएगी। तो सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी मेरी शुभकामनाएं। सर, अभी चुनाव काफ़ी नज़दीक आ गई हैं, तो जो राजनीतिक स्तर पे देखा जाए तो जनसुराज की तैयारी कैसी चल रही है? नहीं, जनसुराज पार्टी बनी ही इसलिए थी कि वो बिहार में व्यवस्था को बदल सके। और जब हम व्यवस्था को बदलने की बात करते हैं तो जनता को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक जनता इस बात के बारे में नहीं समझेगी कि कौन सी व्यवस्था बदलनी है और कैसे बदलनी है, तब तक जनसुराज का काम पूरा नहीं होगा। तो बाकी पार्टियां चाहे जैसे भी चुनाव का प्रचार करती हों, हमारे लिए चुनाव का मतलब है कि कितने प्रतिशत लोगों ने, जितने वोटर्स हैं उसके कितने प्रतिशत लोगों ने जनसुराज की बात समझ ली और अपनी गरीबी की, अपने बच्चों की गरीबी की, अपने बच्चों की अशिक्षा की सही कारणों के बारे में समझ लिया। जब तक वो इसको नहीं समझेंगे तब तक वो बदलाव का मतलब नहीं समझेंगे। लेकिन अब आपको लगने लगा होगा, आप भी तो यहीं पत्रकार हैं, आप देख रहे हैं जिस तरह से लोग सामान्य गांव में, सामान्य लोग जिस तरह से बदलाव की बात करने लगे हैं, जिस तरह से रोज़गार की बात करने लगे हैं, जिस तरह से पलायन की बात करने लगे हैं, साफ लगने लगा है कि हमारी 3 साल की मेहनत, प्रशांत किशोर जी की 3 साल की मेहनत अब रंग ला रही है। हमारे लिए अभी से चुनाव तक हर दिन काउंट करता है, क्योंकि लगभग हर दिन 3 से 5 लाख लोग जनसुराज की बात सुनते हैं, उसको समझते हैं और वो इसके समर्थन में उतरते हैं। देखिए, आपने पलायन की जिक्र की, तो बिहार के सबसे ज़्यादा मुद्दा है, जैसे प्रशांत किशोर भी कहते हैं ऐसा कि बिहार का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो पलायन का है, क्योंकि लोग यहाँ के जो है बहुत ज़्यादा लोग पलायन करते हैं, जिससे कि बिहार का विकास नहीं होता है। तो पलायन का जो रोकने का जो स्ट्रेटजी है जनसुराज की, वो क्या है, कैसे रोक पाएंगे, लोगों को कैसे समझाएंगे कि देखो ऐसे जो है पलायन रुकेगा और बिहार में रोजगार लगेगा और यहाँ के लोगों को यहीं पे रोजगार मिलेगा? हम लोगों ने बार बार कहा है, स्पेशली प्रशांत जी तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि बिहार से पलायन केवल श्रम का नहीं हो रहा है, केवल आदमी नहीं जा रहे हैं, बिहार से पलायन पूंजी का भी हो रहा है। आप सब शायद जानते हैं कि जो CD रेशियो होता है, बैंक में अगर आपने, बिहार के लोगों ने बिहार के बैंकों में 100 रुपया जमा करके रखा तो उस 100 रुपये का 70 रुपया बिहार में ही इन्वेस्ट होना चाहिए। वो बाहर चले जाते हैं। लेकिन पिछले 25-30 सालों से केवल 34, 36 या 40 रुपया हर 100 रुपये में से यहाँ इन्वेस्ट होता है। मतलब जितना होना चाहिए उतना भी नहीं होता है इन्वेस्ट। पिछले 25 सालों में लगभग 26 लाख करोड़ रुपए
जो बिहारी लोगों के जमा किए हुए पैसे थे वो यहाँ से बाहर चले गए। तो एक बार आपने उस पैसे को वापस बिहार में ले आए, पैसे का पलायन रोक दिया, तो वो पैसा बिहार में लगेगा, उससे रोज़ी रोज़गार शुरू होगा। कुछ लोग घर बनाएंगे, कुछ लोग शोरूम खोलेंगे, कुछ मॉल्स खुलेंगे। वो जो पैसा बिहार में इन्वेस्ट होगा वो अपने आप ढेर सारे रोज़गारों को जन्म देगा। एक तो ये हुआ। दूसरा है, अगर हमने अपनी शिक्षा व्यवस्था सही कर दी तो आज जो शिक्षा का पलायन हो रहा है वो शिक्षा का पलायन भी रुक जाएगा। इसके मार्फत भी बिहार का पैसा जो अभी शिक्षा के लिए दूसरी जगहों पे जा रहा है वो भी रुक जाएगा। उसका भी इन्वेस्टमेंट, बिहार में जो इन्वेस्टमेंट होगा उसका असर दिखाई देने लगेगा। तीसरा एंगल इसको अगर देखिए, बिहार में हमारे जो जन स्वराज के 5 सूत्रों में एक सूत्र है कि लगभग 15,000 हेक्टेयर ज़मीन में से केवल 2 या 3,000 हेक्टेयर ज़मीन पर कैश क्रॉप उपजाते हैं, नकदी फसल उपजाते हैं। आइडियली ये 15 तक होना चाहिए। और ये हम इस बात में किसानों की मदद करने के लिए कह रहे हैं कि ऐसे किसानों को जो नगदी फसल उपजाना चाहते हैं उनको हम मज़दूरों की व्यवस्था मुफ्त करवाएंगे। और वो कैसे करवाएंगे? जो मनरेगा प्रोग्राम है उससे मज़दूरों की व्यवस्था हम किसानों के लिए, खेती के लिए करेंगे। एक तीसरा तरीका ये हो गया, रोज़गार के सृजन के बारे में बात हो रही है। उसके अलावा गांव में जितनी भी महिलाएं हैं उन महिलाओं को अगर अपना रोज़गार शुरू करना है तो उसके लिए उनको बैंकों से ऋण चाहिए। वो आज उनको मिल नहीं रहा है, और मिलता है तो 10-12% सालाना के ब्याज पर मिलता है। जन स्वराज कहती है हमारी सरकार बनने पर हर महिला को जो रोज़गार शुरू करना चाहती है बैंकों से ऋण दिलवाया जाएगा, केवल 4% सालाना ब्याज पर। इससे भी देखिए गांव में कैसे रोज़गार की सुविधा उत्पन्न होती है। गांव में नहीं, बिहार के गांव में महिलाएं आखिर क्या रोजगार कर सकती है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि देखिए अभी तक तो लोग, जहां तक देखा है, सरकार उनको अवसर दी है तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया है। आप बोल रहे हैं कि गांव में महिलाओं को हम रोजगार देंगे, तो बिहार के जो महिलाएं हैं, एक तो उन पे शिक्षा की कमी है, और दूसरा चीज़ ये है कि अगर बिहार में रोजगार करेंगे तो करेंगे क्या? आप शायद दूसरे राज्यों के बारे में नहीं जान पाए हैं। नहीं, बिहार को देखते हुए मैंने पूछा। बिहार को ही देखते हुए मैं आपको दूसरे राज्यों से कंपेयर कर रहा हूँ। राजस्थान चले जाइए, अनपढ़ गरीब महिलाएं गांव में तिलौड़ी, पापड़ी, पापड़ वगैरह बनाती हैं, पॉलीथीन में भरती हैं। बिहार में ऐसा नहीं देखा जाता। बिहार में ऐसा नहीं देखा जाता है। ठीक यही एग्जाम्पल आपको हरियाणा में मिलेगा, ऐसा ही एग्जाम्पल चेन्नई में मिलेगा, कर्नाटका में मिलेगा। गांव में जो महिला रोज़गार शुरू करना चाहती है वो करती है। यहाँ पर वो इसलिए नहीं करती कि उनके पास पूंजी नहीं है। अगर उनको पूंजी दे दी जाए तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी मिलेंगी जो गांव में रोज़गार शुरू कर सकती हैं। अभी मैं एक गांव में गया था, 2 सिलाई केंद्र हमने वहाँ पे इनॉग्रेट किया। सिलाई केंद्र हो सकता है। बहुत तरह से महिलाओं को अपना रोज़गार शुरू करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है अगर उसके साथ उनको थोड़े पैसे, थोड़ी पूंजी दे दी जाए। इसी के बारे में जन स्वराज कहती है। तो आपने देखा कि किस तरह से रोज़गार का सृजन बिल्कुल बेसिक ढंग पे हो सकता है। उससे ऊपर चलें तो तरह तरह के ट्रेनिंग सेंटर्स यहाँ खोले जाएंगे। आप जानते हैं कि आज देश में अगर केरला के कहीं भी आप नर्सेज देख लीजिए, वो कहाँ से आ रही हैं? केरला से आ रही हैं, लगभग 90%। ये बिहार से क्यों नहीं हो सकता? आप बिहार के हर गांव में एक नर्सेज ट्रेनिंग सेंटर खोल दीजिए। सारी लड़कियां, यंग लड़कियां जो हैं वो 10वीं तक पास करें और उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर में जाकर ट्रेनिंग लें। एक समय ऐसा आएगा, और ये जन स्वराज का विजन है कि एक समय जल्दी ही ऐसा आएगा जब देश में और विदेशों में बिहार से वेल ट्रेन्ड नर्सेज
सप्लाई किए जाएंगे, उनको नौकरी दी जाएगी। इसी तरह से अगर स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स जो अभी भी बने हुए हैं लेकिन चल नहीं रहे हैं, चाहे उसका कारण कुछ भी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, अव्यवस्था हो, कुव्यवस्था हो, जो भी कह लें, लेकिन उन सारे स्किल सेंटर्स को रिवाइव करके अगर हम 10वीं पास बच्चों को गांव में स्किल देना शुरू करें, उन सब को रोज़गार मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, देखिए सर, आप भारतीय राजदूत का कार्य किए हैं और यूक्रेन जैसे देशों में भी गए हैं आप, साथ साथ डिप्लोमेट जानकारियां हैं, जो एक्सपीरियंस है आपकी, लगता है कि उसको यूज करके हम बिहार को कुछ एक नई दिशा में ले धकेल सकते हैं और वहाँ से बिहार को फ़ायदा होगा? क्योंकि बिहार को तो लोग बाहर जाइएगा तो बिहारी बोलता है ना, बिहारी बोलता है। यहाँ पे तो बिहारियों के साथ इतना गंदा व्यवहार किया जाता है, तो यहाँ पे कुछ आपका डिप्लोमेट काम करेगा क्या बिहारियों को लेकर? निश्चित रूप से, जैसा कि आपने खुद बताया, भारतीय विदेश सेवा में रहते हुए मैंने 35 साल नौकरी की और उसमें से 25 साल मैं देश से बाहर रहा। 8 अलग अलग देशों में, कहीं 3 साल, कहीं 3.5 साल, कहीं 4 साल मैंने सेवा की है। इन 8 देशों में, और इसके 8 देशों में तो मैं रहा हूँ, लगभग 50 देशों में मैंने भ्रमण किया है, लेकिन इन 8 देशों में मैंने वहाँ के समाज को देखा है, वहाँ के समीकरण को देखा है, वहाँ के अथॉरिटीज़ को, जिस तरह से प्रशासन चलता है, उसका अध्ययन किया है। और मैं आपको आज बताता हूँ कि वहाँ के समाज को देखकर जब बिहार आते हैं तो लगता है यहाँ का समाज लगभग 100 साल पीछे है। अच्छा। उसका कारण है, कारण ये है कि किसी भी समाज में सभ्यता की जो पहली निशानी है वो ये कि हर व्यक्ति ये समझता है कि उसके अधिकारों की सीमा कहाँ तक है। क्योंकि अपने अधिकारों की सीमा को जैसे ही आपने लांघा, आप किसी दूसरे के अधिकारों को ट्रैम्पल कर रहे हैं, उसके अधिकार को मार रहे हैं। चाहे वो ईरान हो, टर्की हो, यूक्रेन हो, इंडोनेशिया हो, ये सारे देश जहाँ मैं रहा हूँ, सामाजिक तौर पर वहाँ लोग इतने प्रबुद्ध हैं कि वो जानते हैं कि समाज में नियम है तो इस नियम का पालन करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर ये नियम हमने तोड़ा तो हम किसी दूसरे के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। बताइए, बिहार में ये है? बिहार के लोगों को पता ही नहीं है कि उनके अधिकारों की सीमा कहाँ है। एक तो कारण ये है कि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो तो और भी इसके दोषी हैं। पढ़ लिख कर उनको लगता है कि हमारे पास तो पावर है, हम जितना चाहें उतना ग्रैब कर लें, उतना पकड़ लें, बाकी लोग जाएं भाड़ में। ये जो मेंटालिटी है, ये एक असभ्य समाज की मेंटालिटी है। जब तक हम इसको लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, लोग जब तक इस बात की महत्ता को नहीं समझेंगे, बिहार में बदलाव संभव नहीं है। ये जो फ्यूडलिज्म का जो रेमिनेंट्स है, जो बाकी बचा हुआ हिस्सा आप देख रहे हैं, वो जब तक नहीं हटेगा बिहार से, तब तक बिहार में सही बदलाव आने वाला नहीं है। और जन सुराज चाहती है कि वो इस बदलाव को लाने के लिए लोगों को तैयार करे। हमारी लड़ाई किसी दूसरे राजनीतिक दल से नहीं है, हमारी लड़ाई हमारे अपने से है कि हम कितने लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, कितने लोग हमारी बात समझ पाते हैं। जब लोग हमारी बात समझ जाएंगे, बिहार अपने आप बदलने के लिए तैयार हो जाएगा और जनसुराज और जनता की सरकार आ जाएगी। बेरोजगारी बिहार में बहुत है। अगर देश की बात करें तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जो है बिहार में है, तो बेरोजगारी कैसे ख़त्म करेंगे? आपने पलायन के बारे में पहले पूछा, वो और बेरोजगारी एक साथ लगे हुए हैं। जो कुछ मैंने आपको पहले कहा वो बेरोजगारी के लिए भी लागू होते हैं। लोगों का क्या अवसर बिहार में है? लोगों को पैसे दे दीजिए, वो अपना रोज़गार शुरू कर सकते हैं। लोगों को अगर आप खेती में लगवाइए तो मनरेगा के थ्रू आप खेती में रोज़गार दे सकते हैं। लोगों को अगर आप गांव में महिलाओं को, जिनको पढ़ने लिखने का समय नहीं मिल पाया, उनके हाथ में आप पैसे डाल दीजिए, वो अपना रोज़गार शुरू कर सकती हैं। बच्चों को जो 10 साल तक की परीक्षा पास कर चुके हैं, उनको तरह तरह के स्किल डेवलपमेंट की बात कीजिए, उनको रोज़गार मिलेगा। फिर अगला स्टेप आता है
कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को किस तरह से बिहार में लाया जाए। उसके लिए ज़रूरी है ये समझना कि शिक्षा को कैसे पहले बदलना है। शिक्षा को आप बदलेंगे तो यहाँ से शिक्षा को लेकर जो पलायन हो रहा है वो रुक जाएगा, और यहाँ पे अगर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस बनने लगे तब इंडस्ट्री भी यहाँ आएगी, क्योंकि लोग बच्चे यहाँ तैयार निकलेंगे। इंडस्ट्री पे आया कि लोग कहते हैं ऐसा कि बिहार एक लैंडलॉक जगह है, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे इसको पूरा तरीके से लैंडलॉक है। तो लैंडलॉक को कैसे एक अवसर में बदला जाए, इसके पीछे स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? बिहार क्या कोई एक अनूठा लैंडलॉक स्टेट है? नहीं है। स्विट्जरलैंड भी लैंडलॉक्ड है, आपको पता है? बहुत सारी कंट्रीज यूरोप में कंप्लीटली लैंडलॉक्ड हैं। तो लैंडलॉक्ड होने से ये मतलब नहीं है कि विकास नहीं होगा। आप दिमाग तो लगाइए। आपने अपना दिमाग अगर वहीं रोक दिया कि भैया बिहार लैंडलॉक्ड है, अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता, तो फिर क्या करेंगे आप? भाई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी कुछ होती है। यहाँ इतना कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है बताइए। सबसे पहली बात, बिहार को आप, जैसे मैंने कहा पहले, देश में ट्रेनिंग सेंटर्स का हब बना सकते हैं। ठीक है। बिहार को आप कहते हैं उसको जूट, कपास, शुगर, सीमेंट, जो उद्योग यहाँ पहले थे उनको वापस क्यों नहीं लाया जा सकता? उन इंडस्ट्रीज़ को ले आइए। उसके अलावा यहाँ पर एक ऑटोमोबाइल फैक्ट्री क्यों नहीं लग सकती? ऑटोमोबाइल फैक्ट्री के लिए आपको कोई सी शोर नहीं चाहिए, कहीं भी आपको समुद्र का किनारा नहीं चाहिए। मैं यूक्रेन में था, ठीक है, मैं बेलारूस में था, वो भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। बेलारूस में एक छोटे से गांव में वोक्सवैगन और वोल्वो जैसी गाड़ी बनाने वाली कंपनीज का इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है। पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट गाड़ी का, उसके लिए कारखाना है। वो यहाँ क्यों नहीं बन सकता? भाई दिमाग तो लगाइए। ये जो आपने कहा कि आप फॉरेन में रहे हैं, उसका आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? फ़ायदा यही है, हमने दुनिया देखी है, हमने देखा है कि लोग यहाँ किस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं आम जनता को। जो नेतागण हैं ऊल जलूल बोल करके किस तरह बेवकूफ़ बनाते हैं यहाँ के लोगों को। जात के ऊपर कैसे लाएंगे लोगों को? जात की जब तक सोच है जहाँ ख़त्म हो जाती है, जब चुनाव आता है तो लोगों की सोच जो है जात पे आके ख़त्म हो जाती है। तो इसको, इस स्टीरियोटाइप को कैसे तोड़ें? बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जन सुराज पार्टी ने जो कुछ भी वादे किए हैं, क्या जन्म से लेकर 15 साल की उम्र तक के बच्चों को 10 साल की मुफ्त अच्छी शिक्षा, इसमें कहीं जात पात नहीं आता। 15 साल से 60 साल की उम्र तक के हर युवा को जिसको रोज़गार चाहिए उसको रोज़गार दिया जाएगा, इसमें जात पात नहीं आता। 60 साल से हर बड़े आदमी को, हर बुज़ुर्ग को 2000 रुपये का सम्मानजनक पेंशन, इसमें कहीं जात पात नहीं आता। गांव में जिस भी महिला को रोज़गार चाहिए उस महिला को रोज़गार के लिए पैसे दिलवाना, इसमें कहीं जात पात नहीं आता। हर किसान को जो कैश क्रॉप उपजाना चाहता है उसको मज़दूरों की व्यवस्था करवाना, इसमें कहीं जात पात नहीं आता। तो हम तो जात पात की कहीं बात ही नहीं करते। तो लोग तो जात पात करके वोट ले लेते हैं ना। तो हम तो उसके लिए भी नहीं कह रहे हैं। हम तो कहते हैं कि पूरे समाज को 5 वर्गों में बांट दीजिए। अगड़ा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, मुस्लिम और दलित। इन आपने नीतीश बाबू ने 2 साल पहले जातिगत गणना करवाई है, उसमें इनके जो परसेंटेज हैं उसके हिसाब से 243 में हम उतने सीट दे देंगे उनको। उस हिसाब से बनता है कि दलितों को लगभग 40 सीट मिलना चाहिए, मुसलमानों को लगभग 40 सीट मिलना चाहिए, अति पिछड़ों को लगभग 70 सीट मिलना चाहिए, वगैरह वगैरह। आप हिसाब लगा लीजिए। ऐसे अगर आपने विधानसभा में लोगों को उनकी जनगणना के आधार पर सीटें दे दी तो जातिगत इक्वेशन अपने आप ख़त्म हो जाएगा। और हम कभी भी
जातिगत रूप से वोट नहीं मांगने वाले हैं। इसका जाति जितना उसका नेताओं की संख्या ज़्यादा। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। चलिए देखिए, मेरे साथ अभी जन स्वराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी हैं, जो कि अपनी बातों को रख रहे थे, और इनकी बातों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।